को देखेंगे सबसे पहले हम विटामिन डी के सोर्स की बात करेंगे, उसके बाद बात इसकी करेंगे कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है यानी आरडीए की बात करेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, मेटाबॉलिक पाथवे, फंक्शन, और उसके बाद हम बात करेंगे डेफिशिएंसी एक्सेस। लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर, कुछ विचार करने वाली बात यानी नोट्स की पॉइंट्स करके हम इसको समझेंगे जानेंगे। दिस इज व्हाट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विटामिन डी, है ना, ये क्या है, ये विटामिन डी का मेटाबॉलिक पाथवे है। यूवी रेज पड़ी, यूवी रेज के पढ़ने के बाद जो कोलेस्टेरॉल है स्किन के अंदर, एपिडर्मल के अंदर, स्ट्रेटम बेसाली और स्ट्रेटस स्पाइनोसम के एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल है ये कन्वर्ट हुआ प्री कैल्सीफेरॉल में। प्री कैल्सीफेरॉल प्री विटामिन है D3 का, ये अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसका थर्मल आइसोमराइजेशन होता है स्किन के अंदर, और स्किन के अंदर जब इनका थर्मल आइसोमराइजेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन D3 में, जिसको हम कोलिकैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब ये कोलिकैल्सीफेरॉल ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आर के श्रीवास्तव। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। विटामिन क्या सीरीज चल रहा है, पिछला क्लास विटामिन ए पे था, पूरा डिटेल में हमने चर्चा करी थी विटामिन ए के डोज, डेफिशिएंसी और उसके बाद फंक्शंस और सबकी हमने बात कर डाली है। मतलब जितना एग्जाम के पर्पज से जरूरी है सब कुछ हमने पढ़ा है। एक चीज नहीं पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन जो विटामिन में आता है उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो जरूरी भी नहीं था। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में विटामिन डी की। एक बार हम नजर डाल लेते हैं। नजर डालने से पहले हम थोड़ा सा विटामिन के स्पेलिंग को सुधारना चाहेंगे। तो चलिए, विटामिन में जो एन के बाद ई लिखा हुआ है वो नहीं होता है, तो हम भी इसकी हस्ती को मिटा देते हैं और बात करते हैं विटामिन डी में आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक बार विचार कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हम विटामिन डी के सोर्स की बात करेंगे, उसके बाद बात इसकी करेंगे कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है यानी आरडीए की बात करेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, मेटाबॉलिक पाथवे, फंक्शन, और उसके बाद हम बात करेंगे डेफिशिएंसी एक्सेस। लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर, कुछ विचार करने वाली बात यानी नोट्स की पॉइंट्स करके हम इसको समझेंगे जानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए, आप सभी को बताना चाहिए। आज की क्लास का मेन फोकस यही की पॉइंट्स है। पहला सोर्स डेली रिक्वायरमेंट, उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे, किस तरह से हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होता है विटामिन डी, फंक्शन, और विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है, एक्सेस की बात करेंगे, और पॉइंट्स टू पॉन्डर तो मैंने बताया ही आपको। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए क्लास का सिलसिला शुरू करना चाहिए। सो हम स्लाइड को चेंज करते हैं। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा ये करना पड़ता है चेंज करने के लिए। आइए विटामिन, अब बार बार हम स्पेलिंग को सुधार ही देते हैं, ठीक है, गलत वो पीपीटी बनाते समय हो सकता है, ठीक है। देखिए, नेचर में जो विटामिन डी है, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। और ये जो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, दो फॉर्म में, D2 और D3 के फॉर्म में मिलता है। D2 को हम अर्गोस्टेरॉल और D3 को, मतलब D2 को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, अर्गोस्टेरॉल और 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल के फॉर्म में विटामिन डी मिल सकता है। हालांकि ये प्रोविटामिन है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म नहीं है विटामिन का। जो अर्गोस्टेरॉल है प्रोविटामिन है D2 का और ये प्लांट से मिलता है। वहीं जो 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल है वो प्रोविटामिन है D3 का और ये मिलता कहीं नहीं है, यह स्किन में सिंथेसाइज होता है। जैसे सन की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है ना, तो स्किन का जो एपिडर्मल है, इसमें लेयर तो वैसे बहुत सारे हैं, दो जो लेयर मेन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटम बेसाली होता है और स्ट्रेटस स्पाइनोसम होता है। ये दोनों क्या करते हैं, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर यहां से काम का सिलसिला शुरू होता है। कैसे होता है वो तो मेटाबॉलिक पाथवे में हम डिस्कस करेंगे ही इसी वीडियो में 2-4 मिनट के बाद। इस तरह से जो विटामिन डी है यानी कैल्सीफेरॉल है, दो फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एक D2 अर्गो फॉर्म है, इसीलिए हम इसको अर्गो कैल्सीफेरॉल, वहीं D3 को हम क्या बोलते हैं, कोलिकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है ना। D3 है, D2 को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल लिखते चलते हैं, बताते चलते हैं आपको, जरूरी भी है। D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल, वहीं D3 को कोलिकैल्सीफेरॉल कहते हैं, कोलिकैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। एक बार फिर से इस स्लाइड को समराइज कर लेते हैं। विटामिन डी नेचर में दो फॉर्म में मिल सकता है, अर्गोस्टेरॉल के फॉर्म में और उसके बाद 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल के फॉर्म में मिल सकता है। जो अर्गोस्टेरॉल है वो D2 का प्रोविटामिन है, प्लांट से मिलता है। वहीं अगर हम बात करें D3 की तो 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल स्किन में सिंथेसाइज होता है। मेटाबॉलिक पाथवे में हम इसकी बातचीत करेंगे। ये स्लाइड रहा और स्लाइड की सारी बातें D2 D3 बता दी मैंने आपको। अब आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड और थोड़ा सा बातचीत आगे करते हैं, चीजों को समझते हैं, जानते हैं। हाँ,
अब हम बात कर लेते हैं विटामिन के डोज की। तो एडल्ट में अगर हम बात करें तो एडल्ट में 100 इंटरनेशनल यूनिट माइक्रोग्राम के फॉर्म में 2.5 माइक्रोग्राम। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर की बात करेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा, वहीं अगर हम बात प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर की करेंगे तो 400 इंटरनेशनल यूनिट, और इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात कर लें तो 200 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। ये रहा डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस रहा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद आगे बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरू तो कर ही चुके हैं, मतलब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत मतलब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। ये रहा मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, किस तरह से विटामिन डी मेटाबोलाइज होता है हमारी बॉडी में, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा दम धरिएगा। चलिए, ये मेटाबॉलिक पाथवे है, आपको समझा रहे हैं। मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विटामिन डी। पहले आराम से हमको समझा लेने दीजिए, फिर वही चीज जो लिखा है। देखिए, जैसे सन की अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती है, ठीक है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज जब स्किन पे पड़ती है तो स्किन का जो एपिडर्मल है ना, इसके अंदर लेयर तो बहुत सारे हैं, 4-5 लेयर होते हैं। उसमें 2 लेयर, एक को हम स्ट्रैटम बेसाली कहते हैं और एक लेयर होता है उसको हम स्ट्रेटस स्पाइनोसम कहते हैं। ये क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कोलिकैल्सिफेरॉल में, विटामिन D3 में। इससे भी पहले एक काम होता है, ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल, ये एपिडर्मल सेल में स्टोर रहता है, पहले से रहता है, और जैसे ही सन की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ये यूवी रेज पड़ी किस पे, स्किन, एपिडर्मल सेल है ना, एपिडर्मल के लेयर पे, लेयर का नाम है स्ट्रेटम बेसाली और स्ट्रेटस स्पाइनोसम। इन दोनों ने क्या करा, इसको एब्जॉर्ब। थोड़ा सा मेटाबॉलिक पाथवे को आराम से समझते हैं। और सनलाइट से निकलने वाली यूवी रेज, ये स्किन का एपिडर्मल, और एपिडर्मल के अंदर के लेयर जिसका नाम अभी मैंने बताया ही आपको, स्ट्रेटम बेसाली और स्ट्रेटस स्पाइनोसम, इन पे लाइट पड़ी, यूवी रेज पड़ी, और इनके अंदर का जो ये कोलेस्टेरॉल है 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल, इसने लाइट को एब्जॉर्ब करा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाता है, प्री कैल्सीफेरॉल बनाता है, प्री कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब देखिए, जो ये प्री कैल्सीफेरॉल है ये प्री विटामिन D3 है। ठीक है, ये क्या है, प्री कैल्सीफेरॉल, प्री विटामिन D3 है। ठीक है, थोड़ा लिखते चलते हैं और एक एक चीजों को बताते चलते हैं। प्री विटामिन D3 है। अब बात ऐसी है कि ये जो प्री विटामिन D3 है, ये या प्री कैल्सीफेरॉल है, ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, और स्किन के ही अंदर इनका होता है थर्मल आइसोमराइजेशन। केमिस्ट्री की बात है लेकिन बताते चलते हैं। थर्मल आइसोमराइजेशन के बाद, चूंकि ये अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्किन के ही अंदर थर्मल आइसोमराइजेशन होता है, और थर्मल आइसोमराइजेशन के बाद जो प्री कैल्सीफेरॉल है वो कोलिकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, ये जो कोलिकैल्सीफेरॉल है ये अब एंटर करता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। किसमें, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, DBP कहते हैं। और विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन करते क्या है, दे एक्चुअली बाइंड कोलिकैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 को बाइंड करके लीवर के पास लेकर के जाते हैं। कहां पे लेके जाते हैं, लीवर के पास। देखिए, लीवर के पास जब ये जाएगा, लीवर में जाएगा, तो लीवर में एक एंजाइम होता है जिसको हम 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और देखिए यहां पे लिखा गया है, लीवर में क्या होता है, 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में लीवर के अंदर ही क्या बनता है, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल बनता है। उसी का नाम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 है, इसका दूसरा नाम, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, या इसको हम कैल्सीडायोल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीडायोल। अब समझिए आगे की बात। ठीक है, लीवर के अंदर 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये क्या होगा, कैल्सीफेरॉल कन्वर्ट हो गया 25 अल्फा कोलिकैल्सीफेरॉल में, या कैल्सीडायोल इसी को बोलते हैं। अब यहां से ये जाएगा किसमें, किडनी में।
कहां पे जाएगा, इसके बाद जाएगा किडनी में, और किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो बनेगा ना, ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, थोड़ा सा दम धरिएगा, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, या इसको हम 125 हाइड्रोक्सिलेज कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं, एंड दिस वन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, सॉरी विटामिन डी। दिस इज व्हाट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विटामिन डी, है ना। ये क्या है, ये विटामिन डी का मेटाबॉलिक पाथवे है। यूवी रेज पड़ी, यूवी रेज के पढ़ने के बाद जो कोलेस्टेरॉल है स्किन के अंदर, एपिडर्मल के अंदर, स्ट्रेटम बेसाली और स्ट्रेटस स्पाइनोसम के एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल है ये कन्वर्ट हुआ प्री कैल्सिफेरॉल में। प्री कैल्सिफेरॉल प्री विटामिन है D3 का, ये अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसका थर्मल आइसोमराइजेशन होता है स्किन के अंदर, और स्किन के अंदर जब इनका थर्मल आइसोमराइजेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन D3 में, जिसको हम कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। अब ये कोलिकैल्सिफेरॉल ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, इनको बाइंड करके लीवर के पास ले जाते हैं। लीवर के अंदर क्या होता है, 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 या 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में। फिर इसके बाद ये पहुंचते हैं किडनी के पास। किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं 125 अल्फा हाइड्रोक्सी विटामिन D3, या इसी को हम 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं, और यही एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 का। तो ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे है, आई होप आप समझे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बढ़ें। और लीवर के पास दूसरा, अगर स्किन से सिंथेसाइज होकर के नहीं जा रहा है, अगर ये चीजें नहीं हो रही है, यूवी रेज वगैरह वगैरह वाली बात नहीं हो रही है, तो विटामिन D2 और D3 फूड इंटेक के फॉर्म में भी जा सकता है। और फूड इंटेक के फॉर्म में कैसे जाएगा, थोड़ा सा माइक हमको देख लेने दीजिए, ठीक है, चलिए बढ़िया चल रहा है। क्या सोर्सेस हैं फूड के, इसकी बात हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं इत्मीनान से। तो अब स्लाइड को आगे बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट आप ले लें तो बेहतर रहेगा। चलिए स्लाइड को चेंज करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा दम धरिएगा, तो इसके बाद हमें मिलेगा, हाँ थोड़ा सा रुकिए, इसके बाद हमें मिलेगा अब यहां पे इसके फंक्शन। देखो भाई फंक्शन क्या करता है, स्किन नहीं, ये विटामिन D3 है। इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम, देखिए साफ लिखा गया है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ही कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन विटामिन डी ही करता है। वो बात लिखा गया है, देखो, इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाय सिंथेसाइजिंग कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन। यानी विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, जिससे कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़िया से हो सकता है, बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। ये हड्डियों में मिनरल भरने का काम करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मेडिएटेड बाय ओस्टियोब्लास्ट्स। हड्डियों में मिनरल भरने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, हड्डियों को मैच्योर करने का काम करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और डेफिशिएंसी में बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलेंगे, है ना। अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो इन चिल्ड्रन आपको क्या देखने को मिलेगा, रिकेट्स देखने को मिलेगा। एक तरह का बोन डिजीज है, ये चिल्ड्रन की बात हो गई। और वहीं अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा ओस्टियोमेलेसिया, ठीक है ना, ओस्टियोमेलेसिया देखने को मिलेगा। ओस्टियोमेलेसिया क्या है, एक तरह का सॉफ्टनिंग ऑफ बोन है, हड्डी का कमजोर हो जाना, हड्डी का थोड़ा सा कम हार्ड हो जाना हो जाता है। अब अगर बात करते हैं इस चीज की, विटामिन डी एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइड को हम आगे बढ़ाएंगे और चीजों को समझेंगे। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इसके स्पेलिंग को सुधारते हुए। ये ओस्टियोमेलेसिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सुधार करके इधर लिख दे रहे हैं, ओस्टियोमेलेसिया है, एक तरह का मेटाबॉलिक बोन डिजीज है ना, एडल्ट में देखने को मिलता है विटामिन डी की कमी के चलते। अब आगे बढ़ें और एक्सेस की बात करें तो इफ टेकन इन लार्जर डोजेज, अगर मतलब जितना डोज है विटामिन डी का उससे हम थोड़ा बहुत ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हमारी बॉडी में 500 से 1000 गुना ज्यादा विटामिन डी बढ़ गया, या तो सिंथेसाइज होकर के या डाइट के माध्यम से, कैसे भी, तब व्हाट विल हैपन, आगे देखते हैं तब क्या होगा। तब रुक जाइए, तब जो होगा आप देखिएगा, हम भी देखेंगे, तब क्या होगा, है ना। देखिए दो तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा और डिलेड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इमीडिएट इफेक्ट में अगर
विटामिन डी की एक्सेस अमाउंट हो गई है। थोड़ा बहुत एक्सेस अमाउंट की बात हम नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पर अगर हमारे नॉर्मल रिक्वायरमेंट डोज जो है उसे 500 से 1000 गुना ज्यादा अमाउंट बढ़ गया विटामिन डी का हमारी बॉडी में, या तो सिंथेसाइज होकर के, यूजुअली सिंथेसाइज तो नहीं होगा उतना, डाइट के रूप में बढ़ गया, तो क्या होगा, आपको थर्स्ट प्यास ज्यादा लगेगा, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया, नोजिया और डायरिया देखने को मिल सकता है। एक एक करके बात करते हैं। इमीडिएट इफेक्ट में विटामिन डी के एक्सेस अमाउंट के चलते क्या क्या देखने को मिलेगा? थ्रस्ट हो जाएगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, और रुकिए बताते हैं धीरे धीरे। नोजिया के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब का लगना, नोजिया हो सकता है, या डायरिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिलेड इफेक्ट में, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या दिख सकता है विटामिन डी3 नहीं, डी बात करते हैं सिंपल। हाइपरकैल्सेमिया देखने को मिल जाएगा। और दूसरा इफेक्ट जो आपको देखने को मिल सकता है वो है यूरेलेथिसियासिस। ये क्या है? एक्चुअली में यूरिनरी ट्रैक में स्टोन बन जाता है, वो बीमारी है ये। उसके बाद मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सीरम में कैल्शियम लेवल बढ़ने के चलते, ब्लड सीरम में कैल्शियम लेवल बढ़ने के चलते कैल्शियम साल्ट का डिपॉजिट होना होता है, ये है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। और उसके बाद सार्कोइडोसिस देखने को मिल सकता है, ये इम्यून सेल की क्लम्पिंग होती है। ठीक है, ये इम्यून सेल की क्लम्पिंग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में ये विटामिन डी3 रहा, हमने सोर्स जाने, हमने इसके डेफिशिएंसी डोजेस को देखा, और किस तरह से ये मेटाबोलाइज होता है हमारी बॉडी में, सबकी चर्चा हमने करी है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई का, और फिर ठीक उसके बाद बात करेंगे विटामिन के का। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विटामिन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। और इस वीडियो में इतना ही, इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, धन्यवाद।